नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए एनसीईआरटी सार संग्रह बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जिसमें आधुनिक भारत का इतिहास चल रहा है, जिसमें आज का चैप्टर है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। आज का चैप्टर क्या है? ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, धन निष्कासन के सिद्धांत ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। वर्ष 1892 ईस्वी में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। वर्ष 1892 ईस्वी में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड द इनब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? दादा भाई नौरोजी ने। पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह विचार किसने दिया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? कार्ल मार्क्स। यह विचार किसने दिया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? कार्ल मार्क्स। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है? रजनी पाम दत्त। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है? रजनी पाम दत्त। वर्ष 1907 ईस्वी में टिस्को की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जे.एन. टाटा के द्वारा। वर्ष 1907 ईस्वी में टिस्को की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जे.एन. टाटा के द्वारा। कुटीर उद्योग के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा। कुटीर उद्योग के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1854 ईस्वी में बॉम्बे स्पिनिंग एंड विनिंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की गई थी? कावसजी डाबर के द्वारा। वर्ष 1854 ईस्वी में बॉम्बे स्पिनिंग एंड विविंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की गई थी? कावसजी डाबर के द्वारा। वर्ष 1855 ईस्वी में भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? सेरामपुर, पश्चिम बंगाल। वर्ष 1855 ईस्वी में भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? सेरामपुर, पश्चिम बंगाल में। भारत का प्रथम चाय बागान कब स्थापित हुआ? वर्ष 1833 ईस्वी में। भारत का प्रथम चाय बागान कब स्थापित हुआ? 1833 ईस्वी में। प्रसिद्ध इतिहासकार के.एम. पनिक्कर ने 1765 से 72 ईस्वी के काल को डाकू राज कहा है। प्रसिद्ध इतिहासकार के.एम. पनिक्कर ने 1765 से 72 ईस्वी के काल को क्या कहा है? डाकू राज कहा है। नेक्स्ट है, प्रमुख कृषि पद्धति प्रथा विशेषता। तीन कठिया प्रथा। इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण बिहार के किसानों को अपने अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंध पर अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी अनिवार्य होती थी। तीन कठिया प्रथा क्या थी? इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण बिहार के किसानों को अपने अंग्रेजी बागान मालिकों के अनुबंध पर अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती की अनिवार्य होती थी। अर्थात इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, 20 काठा अगर किसी के पास खेत रहेगा तो उसमें उसको 3 काठा नील की खेती करना ही पड़ेगा। इसे बोलते हैं 3 कठिया प्रथा। अगला है ददनी प्रथा। इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों, शिल्पियों आदि से निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम अथवा पेशगी के रूप में धन देते थे। ददनी प्रथा क्या था? इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों, शिल्पियों आदि से निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम अथवा पेशगी के रूप में धन देते थे। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल पर पहली बार आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। दोस्तों, यह ब्रिटिश काल में भू राजस्व व्यवस्था, जिसको तो क्वेश्चन के माध्यम से इसको नहीं समझा सकते हैं, इसलिए इसको छोड़ रहे हैं। तो इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन आता है आपको यहाँ से। तो अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू की गई? रैयतवारी। वह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू की गई थी? रैयतवारी। अस्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसके से संबंधित है? भू राजस्व के निर्धारण से। अस्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किससे संबंधित है? भू राजस्व के निर्धारण से। भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है।
डलहौजी के प्रयत्नों के कारण ही महाराष्ट्र में सन 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने तक प्रथम रेल चलाई गई थी। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। डलहौजी के प्रयत्नों के कारण ही महाराष्ट्र में सन 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने तक प्रथम रेल चलाई गई थी। दोस्तों हम लोग इसको ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था को इस प्रकार से सब्जेक्टिव की तरफ इसको पढ़ सकते हैं। इसको हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था, अस्थायी बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त, और ये है रैयतवारी और ये है महलवारी। अस्थायी बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में लाया था 1793 ईस्वी में, जबकि रैयतवारी बंदोबस्त टॉमस मुनरो के समय में आया था 1820 ईस्वी में। रैयतवारी बंदोबस्त टॉमस मुनरो के समय में आया था 1820 ईस्वी में, और कॉर्नवालिस के समय में आया था 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त। और ये है महलवारी, होल्ट मैकेंजी के समय में आया था 1822 ईस्वी में। महलवारी बंदोबस्त 1822 ईस्वी में होल्ट मैकेंजी के समय में आया था। अस्थायी बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस इत्यादि में था, जबकि रैयतवारी बंदोबस्त बम्बई, मद्रास और असम में था। रैयतवारी व्यवस्था कहाँ पे था? बम्बई, मद्रास और असम में। और महलवारी व्यवस्था कहाँ पे था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा पंजाब में। महलवारी व्यवस्था कहाँ पे था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं पंजाब में। अस्थायी बंदोबस्त में समस्त ब्रिटिश भारत का 19% था। अस्थायी बंदोबस्त में समस्त ब्रिटिश भारत का 19% था। और रैयतवारी बंदोबस्त में समस्त ब्रिटिश भारत का यह 51% में था। और महलवारी बंदोबस्त में समस्त ब्रिटिश भारत का 30% था। और अगला है अस्थायी बंदोबस्त में भूमि अधिग्रहण सदैव के लिए जमींदारों को था। अस्थायी बंदोबस्त में भूमि अधिग्रहण सदैव जमींदारों का था। रैयतवारी बंदोबस्त में भूमि का मालिक किसान था। रैयतवारी व्यवस्था में भूमि का मालिक किसान था। और महलवारी व्यवस्था में भूमि पर गांव का अधिकार था। महलवारी व्यवस्था में भूमि पर गांव का अधिकार था। अगला है अस्थायी बंदोबस्त में ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदार की थी। अस्थायी बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त में ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदार की थी। रैयतवारी व्यवस्था में ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसान की थी। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसान की था, किसमें? रैयतवारी बंदोबस्त में। जबकि महलवारी बंदोबस्त में ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी समस्त गांव के मुखियाओं का था। जबकि महलवारी व्यवस्था में ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी समस्त गांव के मुखियाओं का था। अगला है इसमें दर। रैयतवारी व्यवस्था में यह दर 33 से 55% था। रैयतवारी व्यवस्था में कर देने की दर क्या था? 33 से 55%। जबकि महलवारी व्यवस्था में कर देने की परसेंट था 60%। महलवारी व्यवस्था में कर देने की परसेंट था 60%। दोस्तों इस तीनों का प्रभाव क्या पड़ा? इस तीनों का प्रभाव यह पड़ा, एक में पारंपरिक अर्थव्यवस्था का विघटन। पारंपरिक अर्थव्यवस्था का विघटन हो गया। कृषकों की दरिद्रता, कृषकों में दरिद्रता आने लगा। कृषकों में ठहराव तथा अवनति होने लगा। पुराने जमींदारों का उन्मूलन तथा नए जमींदारों का उदय। पुराने जमींदारों का उन्मूलन तथा नए जमींदारों का उदय होने लगा। कृषि का वाणिज्यकरण होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से यह चैप्टर समाप्त होता है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। दोस्तों ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का चैप्टर यह समाप्त होता है और अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे सन 1857 की क्रांति। तो मिलते हैं दोस्तों 1857 की क्रांति में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।